हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग ने हमारे लास्ट सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे रोटेशनल डायनेमिक्स के। रोटेशनल डायनेमिक्स में दो पार्ट्स है, जैसे मैं आपको शुरू से बताता हूँ। एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा है आपका रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन वाला जो पार्ट है उसको हम लोग ने हमारा कंप्लीट कर लिया। अब रोटेशनल मोशन वाले पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पीवाई क्यूज तो इंपॉर्टेंट होता ही है, और कौन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। आइए इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या टॉपिक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। तो इसमें क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन पूछा गया है, उसका एसआई यूनिट और डायमेंशन पूछे गए हैं। फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी पूछा गया है, ठीक है ना। फिर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, है ना, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। और यही सवाल 2 मरतबा पूछा गया। 18 में आया, 8 में आया, मार्च 22 में आया, जुलाई 22 में आया, मार्च 22 में ये पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी डिराइव कराता हूँ। ठीक है ना। आइए इसको समझते हैं। दूसरे कैनवस पे चलते हैं हम लोग। आइए देखिए। तो बच्चों, सबसे पहला जो सवाल है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। कौन सा सवाल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है? तो इसको थोड़ा सा मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about an axis of rotation is defined as sum of product of mass of each particle and square of its perpendicular distance from the axis of rotation। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका सिंबल होता है कैपिटल आई। ठीक है, फैन बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है? कैपिटल आई, ये इसका सिंबल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बेसिकली बॉडी का एक ऐसा पैरामीटर होता है जिससे हमको समझ में आता है कि बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसको चलाने में कितनी दिक्कत आएगी, और अगर चल रही है तो उसको रोकने में कितनी दिक्कत आएगी। क्या आपको बात समझ आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली चलाने में दिक्कत, या चल रहा है तो रोकने में दिक्कत। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है जो डेफिनेशन लिखा हुआ है? जैसे आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है, एक आर्बिट्रेरी शेप के पास आपके पास बॉडी है, और वो बॉडी जो है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब इस बॉडी में कई सारे पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है m1 मास का जो r1 डिस्टेंस पर है, m2 मास का पार्टिकल जो r2 डिस्टेंस पर है, m3 मास का पार्टिकल जो r3 डिस्टेंस पर है। ऐसा है, तो इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाएगा? तो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा लिखा जाएगा, m1 और बॉडी से कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस क्या होगा? m2 r2 स्क्वायर प्लस क्या होगा? m3 r3 स्क्वायर। ऐसे जितने पार्टिकल होंगे, फॉर एग्जांपल n पार्टिकल्स, तो mn rn स्क्वायर। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ तक क्लियर है क्या? आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लिखा कैसे जाता है फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। ठीक है ना। इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, अभी आपको समझाता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, उसमें बेसिक फॉर्मूला है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही बेसिक फॉर्मूला है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेटा जो बेसिक फॉर्मूला है वो है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। सही है ना। तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ आई?
किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे, मास है तो m1 और ये L2, m1 L2 इसके डायमेंशन है। कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, तभी आपको टेंसर एनालिसिस से लेना देना नहीं है, बहुत रिगरस मैथमेटिक्स होता है उसका, तो टेंसर क्वांटिटी होती है, बस याद रखना। आपके लिए भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सही है ना। इस तरीके से समझ आया, तो सारी चीजें आपको मैंने इसकी बताई। एक सेकेंड एसी ऑन करता हूं मैं। ठीक है, चलो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब क्या क्वेश्चन है उसके साथ में डील करते हैं। ठीक है, देखिए इसको भी, क्या था हमारा क्वेश्चन, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एसआई यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, उसके डेफिनेशन आपको बता दिया मैंने, ऐसा ऐसा। अब ये देखो रोटेटिंग रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाएगा, एसआई यूनिट डायमेंशन फिर पूछा गया था उसको, 18 में आया था, फिर 2022 में फिर आया। इसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है इसको। देखिए तो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लिखते हैं। मतलब अगर सिंगल पार्टिकल है, फॉर अ सिंगल पार्टिकल, अगर सिंगल पार्टिकल है तो बेटा उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू mr², ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। और अगर जो है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है समीशन ऑफ mi/r² सही। और अगर कंटिन्यूस बॉडी है, अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। बात समझ आई। तो अभी तो रोटेटिंग बॉडी का पूछा था, तो आपको ये लिखना था, रोटेटिंग बॉडी के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। बात समझ आई। सिंगल पार्टिकल होगा तो ये, और डिस्क्रीट पार्टिकल होगा तो ऐसे, तो ये अभी पूछा जा सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी है पूछने की वो आपको बताया मैंने, क्लियर है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसमें और एक पॉसिबिलिटी है जो आ सकता है, वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तक देखिए पूछा नहीं गया है, रेडियस ऑफ जायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा गया, इसका तो नहीं पूछा गया है ना। तो इसका ये पॉसिबिलिटी है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा। तो आइए वो आपको समझाता हूं मैं कि ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। क्या है वो क्वेश्चन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, लेकिन उसमें जो मास होगा ना वो उसको अपोज करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन आएगा उसके अंदर, ऐसा है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में, इन ट्रांसलेशनल मोशन फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एंड मास अपोजेस इट, मास उसको क्या करता है, अपोज करता है। सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन के अंदर, इन रोटेशनल मोशन टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजेस इट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, उसको अपोज करता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल in rotational motion as mass in translation motion, that is opposition in the change of state, in the change of state। अपने स्टेट को
चेंज करने के लिए अपोजिशन ऑफर करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में, जैसे मास करता है ट्रांसलेशन मोशन में। तो ये क्वेश्चन अब तक आया नहीं है और इसके आने की पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर है? चलो भाई, तो क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछा गया है। चलो भाई, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब देखिए, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, और वही सवाल फिर से पूछा है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो ये सवाल देख लेते हैं अभी हम लोग कि कैसे इसको टैकल करना है। ठीक है, देखिए, तो अभी हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। एक रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना? आइए इसको देखते कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने पास कोई भी एक आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है। ठीक, आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है और ये बॉडी जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। इस पॉइंट पे ये क्या है, फिक्स्ड, इस पॉइंट पे फिक्स है। अब यहाँ से m1 मास का पार्टिकल है r1 डिस्टेंस पे, v1 उसकी वेलोसिटी है, m2 मास का पार्टिकल है r2 डिस्टेंस पे, v2 उसकी घूम रही है ना बॉडी, तो हर पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। फिर m3 मास का पार्टिकल है r3 डिस्टेंस पे, v3 उसकी वेलोसिटी है, और यहाँ पर कोई mn मास का पार्टिकल है rn डिस्टेंस पे और vn उसकी वेलोसिटी। सही है? तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर जो है देखिए, सबसे पहले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, लेट अस कंसिडर a rigid body fixed rotating about an axis, passing through point O and perpendicular to the plane of the paper। पेपर के प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है ना, और ये इस तरह से पास हो रहा है, ये ओ एक्सिस, ऐसे रोटेट कर रही है बॉडी। ठीक है ना? अब क्या, अब अपने को इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 3 अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल n। सही है? अब पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बोलो, हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस क्या होगा बोलो, हाफ m3 v3 स्क्वायर, अब तो कहाँ तक जाएगा ये, हाफ mn vn स्क्वायर, है ना, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है जब पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तब। तो हाफ m1 r1 ओमेगा द होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा द होल स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 ओमेगा द होल स्क्वायर अप टू हाफ mn rn ओमेगा द होल स्क्वायर। समझ आया? ऐसा है। अब क्या, अब यहाँ से आप क्या करो, हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा देखो ध्यान से। आप जो है अगर इसमें से क्या करते हैं, आप अगर इसमें से हाफ और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, हाफ और ओमेगा स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे, तो देयरफॉर बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये तो अभी बताया मैंने आपको, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो ये जो होता है ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आई? ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्लियर है? कितना आसान है, इतने सिंपल स्टेप्स में आसानी से आप इसको लिख पाएंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही था, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से अगर घूम रहा है पार्टिकल तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी निकालनी है। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे चलते हैं। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में पूछा है, देखो कितनी मरतबा सवाल आया, 17 में, 8 में, 13 में, 18 में, 19 में, इतनी मरतबा क्वेश्चन आया है। ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा है, फिर उसका डेफिनेशन पूछा है, फिर से फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा है, फिर देखो डेफिनेशन ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस। यही वाला सवाल कितनी मरतबा पूछा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन
उसका डेफिनेशन क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए अपने को पढ़ना है रेडियस ऑफ जायरेशन। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसका, रेडियस ऑफ जायरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक बॉडी है, ध्यान से सुनना, आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, इसको इस एक्सेस के अबाउट हम लोग रोटेट करवाते हैं, सही। इस एक्सेस के अबाउट इसको क्या करवाते हैं, हम लोग रोटेट करवाते हैं। इस बॉडी का कुछ ना कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी कुछ मास होगा, कुछ डिस्टेंसेस होंगे, सारे सब मिला करके इस बॉडी का इस एक्सेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मान लो 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या, अब जो है हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो है इस पार्टिकल, इस बॉडी को ठोक पीट के एक पार्टिकल बना देते हैं। इसको एक पार्टिकल बना दिया हम लोग ने, और वो जो बॉडी है उसको पार्टिकल जब मैंने बनाया तो ये पार्टिकल का मास भी तो कैपिटल एम ही होगा ना। अरे वही बॉडी को ठोक पीट के पार्टिकल छोटा कर दिया, पार्टिकल बना दिया है, तो मास तो अब भी वही रहेगा, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, मास तो वही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक्सेस तो मैंने वही रखा, पार्टिकल का मास भी सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्टिकल के लिए ट्रायल एंड एरर करके ऐसा डिस्टेंस ढूंढूंगा जिस पर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना है, जो उस बॉडी का आ रहा था इस एक्सेस के अबाउट, मतलब 4 है। मतलब ये कि पहले मैंने इसको इस डिस्टेंस पे घुमाया, मैंने चेक किया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये वाला डिस्टेंस में नहीं लूंगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इस डिस्टेंस पे रोटेट करवाता हूँ, ऐसे घुमाया, तो ये वाला डिस्टेंस मैंने चेक किया, इस डिस्टेंस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस भी मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। फिर मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने ऐसे ट्रायल एंड एरर करते करते एक ऐसा डिस्टेंस ढूंढ लिया, ये ऐसा डिस्टेंस मैंने ढूंढ लिया कि इस डिस्टेंस पे इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कितना आया, 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को मैं रेडियस ऑफ जायरेशन बोलूंगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन पार्टिकल का वो डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस पर सेम बॉडी का उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट तो ये था इसका। अब कैसे लिखने का वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated, is assumed to be concentrated, so as to possess the same moment of inertia as that of the body। ये पार्टिकल का एक्सेस से वो डिस्टेंस है, कौन से पार्टिकल का, जहां पर पूरे बॉडी का मास अश्यूम कर लिया कॉन्सेंट्रेटेड है। ये सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मिसकंसेप्शन मत क्रिएट कर लेना कि सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सो एज टू पोजेस, वो पार्टिकल के डिस्टेंस जहां पर पूरा मास कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया, वो डिस्टेंस जहां पर वो डिस्टेंस इस तरीके से डिस्टेंस कि वो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट सेम आए, इसको रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। तो जायरेशन का मतलब, सबसे पहले इसका सिंबल क्या है, के है, जायरेशन का मतलब सर्कल होता है, तो इसका देखो सर्कल ही तो है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, ये मतलब आसान भाषा में, ठीक है ना। है तो वो क्या, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है तो यूनिट क्या बनेगा उसका, मीटर बनेगा, डिस्टेंस तो यूनिट मीटर बनेगा, डायमेंशन क्या बनेंगे, L1 बनेंगे, एकदम आसान, सही है। चलो आगे चलते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, रेडियस ऑफ जायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंडिकेटिव मेजर का काम करता है, मतलब वो बताता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है या कम है, ऐसा है।
रेडियस ऑफ जायरेशन बताता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है या कम है, इसके बारे में बताता है। तो के बिहेव्स एज एन इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर ऐसा कह सकते हो आप कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्स ऑफ रोटेशन के बारे में बताता है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जो बॉडी का मास है वो एक्स ऑफ रोटेशन से नजदीक है या दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा है, ये बताता है असल में। तो अगर k का वैल्यू ज्यादा मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन अवे है, दूर है एक्सिस से, अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर k का वैल्यू कम तो मास डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स या नियर बोलो आप उसको, नियर टू एक्स ऑफ रोटेशन के नजदीक मास डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बताता है, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। बात समझ आई? तो k का वैल्यू ज्यादा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अवे होगा, k का वैल्यू कम तो मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के नजदीक होगा। समझ गए क्या? ये फंडा है इसका, ठीक है ना। चलो भाई ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, कितना इजी था ये भी, है ना, तो बहुत आसान है। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये देखिए इंपॉर्टेंट है और कई मरतबा आया है ऑब्वियसली, लेकिन बच्चों के जहन में ये होता है कि हर साल आता है, हर साल नहीं आता है। आप देख सकते हैं आपके सामने 1994 से लेके 2024 तक के जितने भी सवाल आए हैं सब मेरे पास यहाँ पर है। तो इसमें देख सकते हैं आप कितनी मरतबा पूछा गया। हाँ पूछा गया है लेकिन हर साल नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये मिथ है ये कि पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हर साल पूछा जाता है, हर साल नहीं पूछा जाता। हाँ ज़्यादा मरतबा पूछा गया है लेकिन हर साल नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो वही है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूव करो, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव करो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव करो, स्टेटमेंट बताओ, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म डिस्क रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, मतलब आपको बेसिकली उसका फॉर्मूला बताना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव करो, है ना, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव करो, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव करो। देखो कब कब आया है, 2010 में आया, 14 में आया, 15 में, तो हाँ 15 में आया, फिर 15 में ये फॉर्मूला पूछा गया, 16 में आया, 20 में आया, 23 में आया। बात समझ आई? इतनी मरतबा ही आया है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ज़्यादा आया है एज कम्पेयर टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ज़्यादा पूछा गया है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन, ये काइनेटिक एनर्जी तो मैंने आपको पहले ही बता दी, ये पहले बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो अभी हम लोग ने निकाली, शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इक्वल टू हाफ एल ओमेगा। एल इज एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एल ओमेगा के बराबर है। कैसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, अभी तो निकाली, क्या निकाला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा लिख देता हूँ मैं ओमेगा स्क्वायर को, और ये आई ओमेगा क्या होता है, ये तो एंगुलर मोमेंटम होता है, हाफ एल ओमेगा। बस यहाँ तक डिराइव करे थे ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। उसमें 2 स्टेप और आगे करना है, 2 स्टेप और आगे करेंगे तो ये सवाल भी बन जाएगा। आप समझिए, तो ये भी पूछा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लेते हैं और फिर रोटेटिंग बॉडी में टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बेसिक बातें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। आइए, तो सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, देखिए इसको। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास एक कोई भी आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, कोई भी बॉडी हो, ठीक है ना, तो कोई भी आर्बिट्ररी शेप की बॉडी हो, और अगर आपको इस बॉडी में किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, जैसे ये O पॉइंट है तो O के अबाउट मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, कोई भी शेप की बॉडी हो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक जनरल थ्योरम है, कोई भी बॉडी पे एप्लीकेबल है। तो किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो सबसे पहला काम क्या करो, एक एक्सिस बनाओ जो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, मान लो उसका ये सेंटर ऑफ मास है, और वो गिवन एक्सिस के पैरेलल हो। वापस से एक एक्सिस बनाओ, 3 बातें, एक्सिस बनाओ जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो
और वो गिवन एक्सेस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके वो पैरेलल होना चाहिए। 3 बातें होनी चाहिए। तो एक एक्सेस मैंने बनाया जो उस मोमेंट ऑफ उस गिवन एक्सेस के पैरेलल है और वो सेंटर ऑफ मास से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, IC होगा। तो अपने को बोलता है कि अगर आपको IO पता करना है, IO यानी O वाले पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो IC प्लस M इंटू दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होगा h है, h स्क्वायर के बराबर होगा। आई जनरल सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिखो, प्लस बॉडी का मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। इन दोनों को ऐड करने पर वो O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बात समझ आई, ठीक है ना। तो यही बेसिकली क्या है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या बोलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट its center of mass and product of mass of the body and square of the distance between them. The distance between the two axes. Between the two axes. ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या है, इसका स्टेटमेंट है। एकदम आसान भाषा में जो यहाँ लिखा है वो ही लिखा है मैंने। एक बार रीड करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको प्रूफ करना है, ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसको अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों। कैसे प्रूफ करेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब आइए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास एक आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है। इस आर्बिट्ररी शेप की बॉडी में से अपने पास एक कोई पॉइंट है, आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, यहाँ पर कोई पॉइंट है O, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक एक्सिस बनाएंगे जो गिवन एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, और दोनों एक्सिस के जो डिस्टेंस को हमने क्या बोला, h बोला। ठीक। अब उसके बाद बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर एक dm मास का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका डिस्टेंस O से कितना होगा, OP बोल दो उसको, OP डिस्टेंस होगा, और C से कितना होगा, CP डिस्टेंस होगा। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है इसको एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो इसको एक्सटेंड कर दिया हम लोगों ने, ऐसे दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर दे दो कुछ, O है, C है, ये पॉइंट क्या आपका है ना, ये तो ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट, ऐसे बोल दो। ठीक है ना, इस तरीके से। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर 90 डिग्री नजर आ रहा होगा, हमने कंस्ट्रक्टिव ऐसा किया है। पहले छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ। इन ट्राइंगल याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ, इन ट्राइंगल CPD, इस पॉइंट को आप M नहीं बोलो, इस पॉइंट को आप X बोल दो, वरना P और D में कंफ्यूजन हो जाएगा। इन ट्राइंगल CXD, इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल CXD क्या होगा बोलो, CX का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, XD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्या लगाया हम लोग ने लगाया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। फिर हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल में पाइथागोरस, पहले छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्राइंगल कौन सा, OXD ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OX स्क्वायर किसके बराबर है, OX स्क्वायर बराबर है OD स्क्वायर प्लस XD स्क्वायर। अरे लेकिन OD किसके बराबर है, OD जो है ये OC प्लस CD के बराबर है। तो OD लिखेंगे OC प्लस CD द होल स्क्वायर प्लस XD का स्क्वायर, और ये क्या है, OX का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या, आई होप आपको ये क्लियर है। अब OC प्लस CD ये इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो OX स्क्वायर इज OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस ये क्या है, XD का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब पूरी इक्वेशन को आप क्या कर दो, इंटीग्रेट करो और डीएम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूं और डीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CD स्क्वायर डीएम
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 OC इंटू CD और DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ XD स्क्वायर DM। ऐसा है, पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, DM से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, अगर आप गौर से देखेंगे तो OX डिस्टेंस देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बताया था किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर DM। सही है, तो अब देखो O से कितना डिस्टेंस है OX, तो IO विल भी क्या होगा OX स्क्वायर DM। सही है, C से कितना डिस्टेंस है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा CX स्क्वायर DM। ऐसे बात समझ आई, तो इस तरीके से तो OX स्क्वायर DM क्या होगा बेटा, वो IO होगा। OC स्क्वायर DM, OC कितना है वो तो H है, तो H स्क्वायर DM बनेगा। प्लस CD कितना है, CD का तो मेरे को मालूम नहीं कुछ भी, है ना, और ये वैसे का वैसे, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो भाई, तो ये देखेंगे आगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ CD स्क्वायर DM, ठीक है, प्लस आगे OC इंटू CD, ये तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को हम लोग ने क्या माना है, ओरिजिन माना है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या, XD स्क्वायर, तो XD स्क्वायर नहीं, एक सेकेंड, CD स्क्वायर ये तो होगा C से CX जो है ना, हाँ CD स्क्वायर बराबर है, वो सही लिखा था मैंने, तो इंटीग्रेशन ऑफ CD स्क्वायर DM और इंटीग्रेशन ऑफ XD स्क्वायर जो मेरे पास है। अच्छा एक और चीज़ रह गई शायद, बता देता हूँ मैं, ये देख लो, ये जो है XD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, XD स्क्वायर कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसको देखिए, XD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, XD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या है, CX स्क्वायर है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना भूल गए, तो OX स्क्वायर क्या होगा OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस XD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या होगा CX स्क्वायर होगा। सही है, अब पूरी इक्वेशन को क्या करना, मल्टीप्लाई करना DM से और इंटीग्रेट करना, OC स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2OC इंटू CD DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CX स्क्वायर DM। अब ये OX जो डिस्टेंस है देखो, OX स्क्वायर DM क्या है IO, ये तो IO बना। अब देखो C से डिस्टेंस कितना है CX है, तो CX डिस्टेंस होगा तो ये क्या बनेगा, ये तो IC बनेगा। ये तो जीरो होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना है, अभी इसको समझने का टाइम नहीं है, इसको याद रखना। और OC जो डिस्टेंस है वो कितना है H है, तो H स्क्वायर बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन DM बचेगा, तो DM का इंटीग्रेशन M बनेगा, तो ये अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। देयरफॉर IO इज इक्वल्स टू IC को पहले लिख रहा हूं मैं, प्लस H स्क्वायर बाहर गया, DM का इंटीग्रेशन M होगा तो MH स्क्वायर। DM का इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे DM को आपने ऐड कर दिया तो टोटल मास मिलेगा आपको। ऐसे सॉल्व करना है इसको, क्लियर है क्या? आई होप आपको ये समझ आया। बस क्या करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डायग्राम इसका बनाओ, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ। बात समझ आई? और उसके बाद फिर पूरी इक्वेशन को DM से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर दो। याद रखना 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करना भूलना नहीं, वरना फिर एक्सप्रेशन बनेगा नहीं। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या है, आगे देख लो। आगे जो है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसका पूछा गया है, और बाकी जो है हमारे पास इसके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक मरतबा है 2010 में। बहुत इजी प्रूफ है उसका, बहुत आसानी से आप उसको कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया है।